नमस्कार विद्यार्थियों, गायत्री कॉलेज हरचौर के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस ऑनलाइन लेक्चर में पढ़ेंगे सामान्य बीएससी और बीएससी बीएड प्रथम वर्ष के सब्जेक्ट बॉटनी का एक टॉपिक। विद्यार्थियों, ये टॉपिक ब्रायोफाइट से रिलेटेड है। जैसा कि हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट्स को जब वर्गीकृत किया गया तो वैज्ञानिकों के अनुसार उसको 3 सामान्य वर्गों में विभक्त किया गया। जैसे पहले क्लास हिपेटकॉप्सिडा कहते हैं, दूसरा एंथोसिरोटॉप्सिडा कहते हैं और तीसरी क्लास होती है ब्रायोप्सिडा। सामान्य रूप से 3 होती है, जिनमें से मुख्य है हिपेटकॉप्सिडा। इसके बारे में हम आज इसके सामान्य लक्षण और इसका वर्गीकरण पढ़ेंगे। आज हम किसी जेनेरा को नहीं पढ़ रहे, बल्कि हम आज एक क्लास को पढ़ रहे हैं। इसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्योंकि जब क्लास के करैक्टर याद हो जाते हैं, हम पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, तो जेनेरा को पढ़ने में थोड़ी सी आसानी होती है। और सेकेंड नंबर, एग्जाम के अंदर कई बार पूछा जाता है कि वर्ग हिपेटकॉप्सिडा का वर्णन कीजिए। तो हम शुरुआत करते हैं अपने इस टॉपिक की। इस वर्ग के ब्रायोफाइट्स को सामान्य रूप से लिवरवर्ट्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसका उपयोग पुराने ज़माने में लीवर की डिजीज़ के ट्रीटमेंट के तौर पर किया जाता होगा। ये सबसे पहले पृथ्वी पर आने वाले प्लांट माने गए, सबसे पहले स्थलीय पादप के रूप में जाने जाते हैं। इन पादपों का आवास यदि देखा जाता है तो ये मुख्य रूप से नम और छायादार स्थान पर मिलते हैं। कभी कभी ये दलदली क्षेत्रों के आसपास भी आसानी से देखने को मिल सकते हैं, लेकिन पत्थरों के नीचे वाला पार्ट, जहाँ पे खोखली जगह होती है, जहाँ पे आर्द्रता लगातार बढ़ी रहती है, छाया लगातार बढ़ी रहती है, ऐसे स्थानों पर ब्रायोफाइट्स और विशेष तौर पर लिवरवर्ट्स सबसे अधिक मात्रा में विकसित होते हैं। कभी कभी ये दूसरे पादपों के तने पर, शाल पर एपिफाइटिक स्थिति में भी पाए जा सकते हैं। हालांकि सभी लिवरवर्ट्स हैं वो स्थलीय है, लेकिन रिक्स या फ्लूटेंस और रिक्सिकार्पस, नटेंस तथा राइला एक ऐसे ब्रायोफाइट है जो जलीय वातावरण के अंतर्गत पाए जाते हैं। अर्थात ये तो हैं जलीय स्पीशीज, बाकी सब के सब है वो नम और छायादार युक्त स्थलीय प्रजाति के रूप में जानी जाती है। बात करते हैं हम इसके प्लांट बॉडी की। तो मुख्य रूप से ये गैमेटोफिटिक और थैलोइड प्लांट होते हैं। थैलोइड का मतलब थैलस युक्त, और थैलस किसको कहते हैं? ऐसी प्लांट बॉडी जिसे जड़, तना और पर्ण में विभक्त नहीं किया जाता है, ऐसे को नाम देते हैं थैलस। और थैलस जिसमें पाया जाता है उसको नाम देते हैं थैलोइड। तो मुख्य रूप से लिवरवर्ट्स है वो गैमेटोफिटिक या अगुणित और थैलोइड प्लांट बॉडी को निरूपित करता है। लेकिन कभी कभी ये फोलियज कंडीशन में पाई जाती है। फोलियज का मतलब उसका जब थैलस होता है वो कटा फटा होता है, पर्णिल संरचना होता है, तो फोलियज। और फोलियज लिवरवर्ट का जो एग्जाम्पल आता है वो पोरेला आता है। थैलोइड का एग्जाम्पल आता है वो रिक्सिया है, मार्केंसिया है, प्लेजियोकार्पमा इत्यादि। इसका थैलस होता है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है, जिसको पष्टाधारी कहते हैं। पष्टा का मतलब एक ऊपरी सतह और एक निचली सतह जो स्पष्ट रूप से संरचना में अलग अलग होती है, इसको नाम देते हैं डॉर्सी वेंट्रल। ऊपरी सतह डॉर्सल, जहाँ पर सूर्य का प्रकाश आपतित होता है, दूसरी सतह वेंट्रल सतह कहलाती है। हिंदी में इसको अपाक सतह और वेंट्रल को अपेक्ष सतह के नाम से जानते हैं। इसके थैलेसियस स्ट्रक्चर, फॉर एग्जाम्पल इस प्रकार का थैलस है तो लगभग केंद्रीय भाग में एक मिड रिब पाई जाती है जो केंद्रीय अक्ष कहलाती है। इस अक्ष के दोनों तरफ, इस तरफ राइजोर्स पाए जा सकते हैं या उपांगीय संरचनाएं पाई जा सकती है। मिड रिब का पाया जाना लिवरवर्ट्स और हिपेटकॉप्सिडा का एक लाक्षणिक गुण होता है। जब थैलस कई भागों में विभक्त हो जाता है तो पर्णिल कंडीशन कहलाती है, और जब थैलस सामान्य रूप से 2 भागों में विभक्त होता है तो उसको द्विशाखित थैलस के नाम से जानते हैं। तो ये सामान्य रूप से चपटे और द्विभाजी शाखित, जैसे फॉर एग्जाम्पल रिक्सिया के अंतर्गत पाया जाता है। वेंट्रल सरफेस पर मिड रिब के दोनों तरफ एक कोशिकीय राइजोर्स पाए जाते हैं, यूनिसेल्युलर राइजोर्स, और ये राइजोर्स 100% शाखित प्रवृत्ति होते हैं।
यदि ये राइजोस केवल और केवल इस प्रकार के भित्ति युक्त प्रदर्शित होते हैं तो उसको नाम देते हैं चिकनी भित्ति युक्त राइजोस, और यदि उसके स्थान पर छोटी छोटी गांठेनुमा संरचना पाई जाती है तो उसको नाम देते हैं मूलाभास, गुलिकीय मूलाभास या एपेंडिकुलेट प्रकार के ट्यूबरिकुलेटेड प्रकार के मूलाभास पाए जाते हैं। इसके किनारे, थैलस के किनारे वाले क्षेत्र की ओर पाई जाने वाली संरचनाओं को स्केल कहते हैं। स्केल दो प्रकार के होते हैं, सिंपल प्रकार के होते हैं और एपेंडिकुलेटेड प्रकार के होते हैं। सिंपल स्केल हैं वो रिक्सिया के अंदर पाए जाते हैं, जबकि एपेंडिकुलेटेड प्रकार के मार्केंसिया और प्लेजियोकाज्मा में पाई जाने वाली स्ट्रक्चर होती है। जब हम थैलस की आंतरिक संरचना की बात करें, इस थैलस का वीटीएस का अर्थ है, तो स्पष्ट रूप से ये थैलस इस प्रकार की संरचना में विभक्त होता है। यहाँ पर एक लंबे तंतुबद्ध संरचना पाई जाती है जिसको प्रकाश संश्लेषी तंतु कहते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी तंतु शाखित या अशाखित होता है, जबकि इसका दूसरा जो भाग होता है वो उसमें क्लोरोप्लास्ट अनुपस्थित होने का है, वो अप्रकाश संश्लेषी क्षेत्र के रूप में अथवा संचित क्षेत्र के रूप में माना जाता है। तो इसकी कोशिका विभेदित है, एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तब उसको नाम देते हैं विभेदित। रिक्सिया और मार्केंसिया के अंदर इस प्रकार की कंडीशन देखने को मिलती है, जबकि पेलिया के अंदर सभी कोशिका है वो एक समान अर्थात विभेदित नहीं होती। प्रकाश संश्लेषी कोशिकाओं में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है, जो जाति विशेष के अनुसार एक क्लोरोप्लास्ट हो सकता है अथवा दो हो सकता है। तो सामान्य तौर पर एक स्पष्ट रूप से बड़े आकार का एक क्लोरोप्लास्ट उपस्थित होता है, लेकिन इस क्लोरोप्लास्ट के साथ हिपेटकॉप्सिडा क्लास के अंदर पायरेनोइड्स नहीं पाया जाता। पायरेनोइड्स की अनुपस्थिति हिपेटकॉप्सिडा की एक मुख्य विशेषता है। क्लास हिपेटकॉप्सिडा में जनन मुख्य रूप से दो प्रकार की प्रक्रिया द्वारा होता है। एक जनन जिसको हम कायिक जनन कहते हैं, और दूसरा जनन मुख्य रूप से लैंगिक जनन कहलाता है। ब्रायोफाइटा में जैसा कि हम जानते हैं कि अलैंगिक जनन संरचना का निर्माण नहीं होता। कायिक जनन विखनन विधि के द्वारा होता है। रिक्सिया, प्लेजियोकाज्मा या मार्केंसिया जैसे थैलस पादप में जब थैलस टूट करके छोटे छोटे खंडों में विभक्त हो जाता है, जो कि गलने से हो सकती है या इसकी मृत्यु से हो सकती है, परंतु जितने भाग अलग होता है वो प्रत्येक भाग नए प्लांट को निर्मित करता है, एक क्रिया विखंडन कहलाती है। दूसरा होती है अपस्थानिक शाखाएं। थैलस के पार्श्व भागों से कुछ छोटी छोटी शाखाएं विकसित होती है। प्रत्येक शाखा अपस्थानिक शाखा कहलाएगी और वो थैलस से पृथक होकर के नए थैलस का निर्माण कर सकता है। ऐसा रिक्सिया और टार्जोनिया में देखने को मिल सकता है। कंद निर्माण थैलस से उत्पन्न होने वाली कुछ विशेष शाखाएं जो भूमि के अंदर प्रवेश करने के बाद में उसके शीर्ष भाग फूल जाता है अथवा थैलस के ऊपरी भाग पर खाद्य पदार्थ के संचय होने से छोटी गोलाकार संरचना का निर्माण हो जाता है। इन संरचना को कंद कहते हैं। ऐसा रिक्सिया और पेटेलोफाइलम के अंदर देखने को मिलता है। कंद थैलस से पृथक होने के बाद में एक नए पादप को निर्मित करने में सक्षम होता है। इम्पोर्टेंट चीज़ जेमा। जेमा एक विशेष संरचना है जो थैलस की ऊपरी सतह पर पाई जाती है। ये कप लाइक स्ट्रक्चर होती है, फॉर एग्जांपल मार्केंसिया, अथवा फ्लास्क नुमा संरचना के रूप में हो सकती है, फॉर एग्जांपल ब्लेसिया। तो ब्लेसिया के अंदर जो जेमा संरचना बन रही है वो फ्लास्क नुमा है, जबकि मार्केंसिया में वो कप नुमा संरचना है। हम प्रीवियस या फर्स्ट ईयर क्लासेस के अंदर मार्केंसिया को पढ़ते हैं और मार्केंसिया के अंदर जेमा कप होते हैं, वो कप लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है और हमारे दिमाग में जेमा संरचना है वो कप लाइक रूप में ही होता है। लेकिन चूंकि हम हिपेटकॉप्सिडा वर्ग को पढ़ रहे हैं इसलिए इसके अंदर आने वाले सभी जेनरा का एग्जाम्पल आना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हमने लिखा हुआ है ब्लेसिया जिसके अंदर फ्लास्क नुमा होता है और मार्केंसिया में जेमा नुमा संरचना होती है। जेमा कप लाइक संरचना पाई जाती है। थैलस के शीर्ष भाग पर कभी कभी कुछ विशेष संचयी पदार्थों का संग्रहण होने से कलिकीय संरचना का निर्माण होता है जो ट्यूबर से थोड़ा सा भिन्न होता है। उसको नाम देते हैं चिरकालीन शीर्ष कोशिका, रिक्सिया जैसे प्लांट के अंदर पाई जाती है। मार्केंसिया और रिक्सिया के थैलस की प्रत्येक कोशिका में ये कैपेसिटी होती है कि वो अकेली सिंगल कोशिका या कोशिका का समूह नए थैलस को निर्मित कर सके, अर्थात उसके अंदर पुनरुत्थान भवन की अत्यधिक मात्रा में कैपेसिटी पाई जाती है। तो ये हिपेटकॉप्सिडा में मुख्य रूप से विखंडन अपस्थानिक शाखा द्वारा कंद निर्माण, जेमा, चिरलग्न, शीर्ष अथवा पुनरुत्थान भवन की प्रक्रिया के द्वारा जनन की या कायिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अब बात करते हैं हम
लैंगिक जनन की। लैंगिक जनन संरचनाओं की स्थिति के आधार पर हिपेटकॉप चीड़ा का थैलस दो प्रकार का हो सकता है, मोनोसिस होगा अथवा डायोसिस। डायोसिस स्थिति के अंतर्गत दो अलग अलग थैलस पर लैंगिक जनन संरचना पुधानी और स्त्रीधानी विकसित होती है, जबकि मोनोसिस में एक ही थैलस पर दोनों प्रकार के जनन संरचना पुधानी और स्त्रीधानी विकसित होती है। ये रिक्सिया मोनोसिस के अंतर्गत एग्जाम्पल आता है, डायोसिस के अंदर मार्केंसिया का एक सिंपल वैसे लेते हैं। इसमें लैंगिक जनन संरचना होती है वो एंथ्रीडियम है और मादा जनन संरचना आर्किगोनियम है। एंथ्रीडियम एक क्लबनुमा या गद्दा का संरचना पाई जाती है जिसके चारों तरफ बंदीय जैकेट कोशिका का एक आवरण पाया जाता है। इसके अंदर पाई जाने वाली प्रत्येक कोशिका एंथ्रोजोइड्स मदर सेल्स के रूप में कार्य करके एंथ्रोजोइड्स का निर्माण करती है, जबकि आर्किगोनियम थैलस के अंदर धसी हुई इस प्रकार की एक लंबी नलिकीय संरचना होती है जिसका अग्रभाग होता है वो ग्रीवा क्षेत्र कहलाता है, जबकि आधारीय भाग होता है वो वेंट्रल सेल कहलाता है। ग्रीवा क्षेत्र के अंतर्गत ग्रीवा नाल कोशिका पाई जाती है, जबकि वेंट्रल पार्ट के अंदर वेंट्रल कैनाल सेल्स और एग सेल्स पाई जाती है। ग्रीवा नाल कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है इसके आधार पर ब्रायोफाइटा में अलग अलग विशेषता पाई जाती है। जैसे ब्रायोफाइटा में सबसे ज़्यादा ग्रीवा नाल कोशिका या ग्रीवा कोशिका पाई जाती है, जबकि हिपेटकॉप चीड़ा के अंदर सबसे कम मात्रा में पाई जाती है। तो मूल रूप से हिपेटकॉप चीड़ा की प्रत्येक स्त्रीधानी में 4 से लेकर 6 नेक कैनाल सेल या नेक सेल पाई जाती है। बात करते हैं हम जनन संरचना के बाद में निषेचन की। तो ब्रायोफाइटा में अंतर निषेचन होता है जिसमें पुधानी से पुमणु निकल करके स्त्रीधानी तक पहुंचते हैं। जब निषेचन की प्रक्रिया समाप्त हो जाएगी तो 2n स्ट्रक्चर या 2n सेल्स का निर्माण होगा, इसको हम जाइगोट नाम देते हैं। इस जाइगोट में परिवर्तन के फलस्वरूप एक नई थैलोइड स्ट्रक्चर का निर्माण होगा, इसका नाम स्पोरोफाइट कहेंगे। हिपेटकॉप चीड़ा में पाए जाने वाले स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल नामक 3 संरचनाओं में विभेदित होता है। रिक्सिया के अंतर्गत फुट और सीटा दोनों ही अनुपस्थित होते हैं, जबकि कॉर्सियाना के अंतर्गत सीटा अनुपस्थित पाया जाता है। रही बात कैप्सूल की, तो फुट है वो स्पोरोफाइट को गैमेटोफाइट से जोड़े रखने का कार्य करता है और कैप्सूल के अंदर बीजाणु मात्र कोशिकाओं के द्वारा बीजाणु का निर्माण होता है। मार्केंसिया के कैप्सूल के अंतर्गत बीजाणु मात्र कोशिका के साथ में इलेक्ट्रस भी बनते हैं, जबकि रिक्सिया में बीजाणु मात्र कोशिका से बीजाणु बनेंगे, जबकि इलेक्ट्रस के स्थान पर वहाँ पर पोषक कोशिका अथवा नर्स सेल्स पाई जाती है। तो स्पोरोफाइट फुट, सीटा और कैप्सूल के अंतर्गत विभेदित होता है। थैलस इस प्रकार के एक स्ट्रक्चर है। इस थैलस के आंतरिक भाग पर या ऊपरी सतह पर यहाँ पर स्त्रीधानी धसी हुई होती है। इस स्त्रीधानी में निषेचन के पश्चात जाइगोट का निर्माण होता है और वही जाइगोट आगे जाकर के कैप स्पोरोफाइट का निर्माण करता है। तो ये एक स्पोरोफाइट स्ट्रक्चर का निर्माण हो जाता है, अर्थात स्पोरोफाइट 100% गैमेटोफाइटिक या गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी पर डिपेंड होता है। इसलिए हम कहते हैं कि ब्रायोफाइटा का बीजाणुद्भिद हमेशा युग्मोद्भिद पर आश्रित होता है। क्लास हिपेटकॉप चीड़ा को अलग अलग वैज्ञानिकों के द्वारा वर्गीकृत किया गया है। हम जो वर्गीकरण पढ़ रहे हैं वो है शूस्टर के द्वारा 1966 में दिया गया क्लासिफिकेशन। क्लास हिपेटकॉप चीड़ा को इन्होंने शूस्टर ने 2 सब क्लास में डिवाइड किया। सब क्लास नंबर 2, क्लास को सब क्लास में पहली क्लास है उसको नाम दिया गया मार्केंसी और दूसरे को नाम दिया गया ज़िंगरमैनी। सब क्लास मार्केंसी में 3 ऑर्डर रखे गए, अर्थात मार्केंसी को 3 गणों के अंदर विभक्त किया गया। पहला स्फेरोकार्पेलिस, दूसरा मोनोक्लिलिस और तीसरा मार्केंसिलिस। जेएनवीयू के सिलेबस में मार्केंसिलिस से रिलेटेड रिक्सिया और मार्केंसिया, प्लेजियोकार्पा इत्यादि सिलेबस में है। दूसरा ज़िंगरमैनी सब क्लास को 4 ऑर्डर में विभक्त किया गया। टेकेकेलिस, कैलोब्राइलिस, ज़िंगरमैनिलिस और मेटिजिरिलिस। तो कुल
4 ऑर्डर में विभक्त किया गया। ज़ंगरमैनी को 4 में, जबकि मार्केंसी को 3 ऑर्डर के अंतर्गत विभक्त किया गया। इस प्रकार से आज की इस क्लास में हमने डिस्कस किया है क्लास हिपेटकॉप्सिडा के सामान्य लक्षण और उसका गण तक या ऑर्डर तक वर्गीकरण स्थिति। आज के इस क्लास की समाप्ति के पश्चात नमस्कार।